हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम जो जो हमारा चैप्टर चल रहा था 6 का, चैप्टर नंबर 6, तो उसका पार्ट सेकंड हम करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने स्टडी किया था फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, और जो हमारे आसपास कितने टाइप के चेंज होते हैं वो उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंज के बाद हम बात करें कुछ जो चेंजेस पे जो है इफेक्ट पड़ते हैं हमारे आउटसाइड एटमॉस्फेयर में, जो कुछ जो है इफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक डू यू नो पॉइंट है। लेट्स सी। केक्स आर मेड फ्लफी बाय एडिंग ईस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट टू द केक बैटर। जो केक होता है वो एकदम फ्लफी क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ईस्ट है, एक मटेरियल आता है, ईस्ट मिलाया जाता है, या फिर जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो मिलाया जाता है, मीठा कुछ सोडा समथिंग जो होता है वो मिलाया जाता है केक के बैटर के अंदर, ताकि जो केक है वो पकने पर एकदम फ्लफी जो है वैसा बने। When the batter is heated, the yeast or sodium bicarbonate release carbon dioxide which escape and make the cake soft and light। और जब केक का बैटर है उसको गर्म किया जाता है तो उसके अंदर जो यीस्ट होता है या फिर जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने मिलाया होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें से निकलती है, एस्केप करती है, तो उस केक को सॉफ्ट बना देती है और लाइट बना देती है, क्योंकि गैस है वो निकल के उसमें बैटर में जो है उस केक को फुला देगी, उसको हल्का भी बना देगी और उसके साथ वो सॉफ्ट भी हो जाएगा केक। किसकी वजह से? उसके अंदर जो हमने जो एडिशनल जो चीज़ें डाली है उस केक की बैटर के अंदर, उसकी वजह से जो केक है वो सॉफ्ट बनता है, एकदम फ्लफी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है आज का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंजेस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमारे चेंजेस को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, दोनों की बात हो रही है कि सारे चेंजेस की बात हो रही है, जिनको हम जो है कुछ फैक्टर्स है जो उन चेंजेस को जो है इफेक्ट कर सकते हैं, उस पर असर डाल सकते हैं, उन चेंजेस की हम बात करेंगे। चेंजेस वेदर फिजिकल और केमिकल हैपन अंडर द कंडीशंस। चाहे कोई भी चेंज हो, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके अंतर्गत वो जो है चेंजेस है वो अपना काम करता है, वो चेंज होता है। सबसे पहला जो है फैक्टर है वो है हीटिंग। हीटिंग है वो कैसे चेंज को अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। हीटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर चेंज टू टेक प्लेस। और हीटिंग है वो चेंजेस जो होता है उस चेंजेस के लिए होने वाले एक कंडीशन में से एक है जो कि चेंज को होने में मदद करता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, evaporation of water, cooking of food, burning of paper or wood etc. are both physical and chemical change which take place only when the original substance are heated। कुछ चेंज होते हैं वो तभी होते हैं जब उसमें हीटिंग दी जाए, उसको हीट किया जाए, तभी वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस कब पिघलेगी? जब उसको हीट दी जाएगी। वाटर इवेपोरेशन भी तब होगा जब पानी को थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी। फूड भी कब कुक होगा? जब फूड को कुकिंग के लिए हीट मिलेगी। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड और पेपर कब जलेगा? जब उसको हीट मिलेगी। ये कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं। अब इसमें मेल्टिंग आइस फिजिकल चेंज हो गया, जबकि बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज हो गया। ये कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो तभी होते हैं जब ओरिजिनल सब्सटेंस को हीट मिले, जब उनको हीटेड किया जाए, गर्म किया जाए। वो हीटिंग है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया चेंज का। किसी भी चेंज के लिए कई बार है कुछ चेंजेस के लिए हीटिंग कंपल्सरी होती है, हीटिंग देना उनको ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड इज़ मिक्सिंग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के सोल्यूशन को अगर हम मिला दें तो उसके ऊपर उसकी वजह से चेंज कैसे होता है और कैसे इफेक्ट करता है, उसका चेंज पे क्या इफेक्ट होता है। मिक्सिंग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस और केमिकल चेंजेस। तो अगर हम किसी अलग अलग जो सब्सटेंस है उनके सॉल्यूशन को अगर हम मिलाते हैं इसकी वजह से जो है कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कुछ नया सब्सटेंस बनता है, या फिर उसमें कोई केमिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वाटर के अंदर कोई कलर मिला दिया, भले ही वो केमिकल चेंज हो लेकिन थोड़ा बहुत चेंज तो उसमें आया है ना। और या फिर हम वाटर के अंदर जो है शुगर मिला रहे, सॉल्ट मिला रहे, तो उसमें भी जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके अलावा है कई बार क्या करते हैं, जैसे हम मिल्क के अंदर हमने जो है लाइम जूस डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया, तो मिल्क क्या कर जाएगा, वो चेंज होके क्या बन जाएगा, पनीर बन जाएगा। तो वो केमिकल चेंज हो गया। तो कुछ सब्सटेंस अगर किसी सॉल्यूशन में हम मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से कई बार फिजिकल चेंज होता है, कई बार केमिकल चेंज होता है। लेकिन चेंज तो होता है, असर तो पड़ता है। नेक्स्ट इज पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है?
पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सम सब्सटेंस कॉज देम टू चेंज। अगर कुछ सब्सटेंस में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसकी वजह से जो है सब्सटेंस में चेंज आता है। एग्जाम्पल के लिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू वाटर, अगर इलेक्ट्रिसिटी को पानी से पास करें, इट ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तो जो पानी है वो दो सब्सटेंस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। कब टूटता है? जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर उसके जो है टुकड़े हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। देखो इसको केमिकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, इसको केमिकली अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो गया? फॉर्मूला होता है वाटर का H2O, उसका रिएक्शन होगा टूटने पर कैसे बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2 और ऑक्सीजन के गैस का फॉर्मूला होता है O2। तो ये हो गया इसका केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग वाटर। अगर हम किसी सब्सटेंस में वाटर ऐड करेंगे तो क्या चेंज होगा? एडिशन ऑफ वाटर ऑफ सम टू सब सब्सटेंस लीड टू फिजिकल चेंज एंड इन सम सब्सटेंस लीड टू केमिकल चेंज। कुछ सब्सटेंस में अगर हम पानी ऐड करेंगे तो फिजिकल चेंज होगा कई बार, और कई बार हो सकता है उसमें केमिकल चेंज भी हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक है चेंजेस ड्यू टू हीट। अगर कोई सब्सटेंस है उसको हीट दी जाती है तो उसमें कैसे चेंज आते हैं ये हम देखते हैं। एवरी चेंज दैट टेक प्लेस अराउंड अस इन्वॉल्व्स एनर्जी। जितने भी चेंज हमारे आसपास होते हैं उन सब में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की वजह से होते हैं। यहाँ तो एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक टेयरिंग पेपर, कुकिंग फूड एंड ड्राइंग क्लोथ्स। और एनर्जी सिंपली हमको रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी हमको चाहिए होती है। अगर हम जो है पेपर को हम फाड़ते हैं तो उसके लिए हमको ज़ोर लगाना पड़ता है, एनर्जी चाहिए। फूड हम कुक करते हैं उसके लिए हीटिंग एनर्जी चाहिए। अगर हम क्लोथ को ड्राई कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी और विंड एनर्जी चाहिए होती है। मतलब कोई भी चेंज उसके लिए एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। At times, energy is given out when a change occurs. For example, when paper, wood and fuel like petrol and diesel burn. कई बार क्या होता है जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है उस चेंजेस में। अगर चेंज होगा तो उस चेंज की वजह से एनर्जी निकलेगी। एग्जाम्पल हो गया जब पेपर और वुड जलते हैं या फिर कोई जो फ्यूल है डीजल और पेट्रोल जब जलते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है। एनर्जी तौर पर हीट एनर्जी जो है उसमें जनरेट होती है। Energy is released even when steam condenses to water or water freezes to ice. और कई बार है एनर्जी तब भी रिलीज़ होती है जब स्टीम है, भाप है, वो ठंडी होके पानी बन जाएगी तब भी उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, या फिर वाटर है जो जम के आइस बन जाएगा तब भी उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। मैनी मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीइंग कूल्ड। कुछ बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं जब उनको गर्म किया जाता है, और जो है अगर उनको ठंडा किया जाए तो वो सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सॉलिड एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट एट लीस्ट वाइल गैसेस एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट मोड्स। अगर हम सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स बहुत कम फैलते हैं और बहुत कम सिकुड़ते हैं, लेकिन गैस जो होती है उनमें फैलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंड करने के जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी वापस स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो गैसेज हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, और सॉलिड्स पे सबसे कम असर पड़ेगा। लिक्विड पे मीडियम सा मॉडरेट सा असर पड़ता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन इज़ द ब्रस्टिंग ऑफ साइकिल ट्यूब। सबसे कॉमन एग्जाम्पल एक्सपेंशन का कि जो हमारी साइकिल के अंदर, साइकिल के टायर के अंदर जो ट्यूब होती है वो फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। अ साइकिल ट्यूब समटाइम्स बर्स्ट ऑन इट्स ओन व्हेन द साइकिल इज कीप्ड इन द सन। और कई बार क्या होता है अगर हम ज़्यादा हवा से भी नहीं फटती है साइकिल की ट्यूब, तो अगर उसको कई बार हम जो है धूप में अगर खड़ा कर दें तब वो अपने आप फट जाती है। क्यों फट जाती है देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एयर इनसाइड द ट्यूब एक्सपैंड बाई एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सन। क्योंकि उस ट्यूब के अंदर जो हवा होती है वो सन की गर्मी से क्या करती है, एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है, और ट्यूब क्या करती है, एक टाइम ऐसा आता है जब उसके अंदर की जो हवा है बहुत ज़्यादा फैल जाती है और ट्यूब क्या करती है, फट जाती है। अब जो सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन है वो दिखाया गया, रेल की पटरियाँ हैं उनके जॉइंट्स है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, इसीलिए जो है सर्दी और गर्मियों के पहले जो उनको जो है देख रेख की जाती है, उनका मेंटेनेंस किया जाता है रेल की पटरियों का। उनके चैम्बर्स वो थोड़े से ढीले और टाइट किए जाते हैं सर्दियाँ और गर्मियाँ आने से पहले। उसके अलावा जो हमारे वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों से पहले, जस्ट पहले यानी कि दिवाली के टाइम पे, और गर्मियों से पहले यानी कि होली के टाइम पे जो है हमारे पास जो है इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, वर्कर्स आते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है उसकी तरफ से, और हमारे जो पोल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, उनके जो वायर है उनको वो ठीक करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों और गर्मियों के अंदर जो वायर है वो
एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सर्दी और गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से वायर टूटे ना हो, तो उसको सेफ्टी रखने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए जो है बिजली विभाग से जो है एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको चेक करने के लिए, उनको मेंटेनेंस देने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब अगर कोई सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट सॉल्व किया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग से नहीं घूमेंगे बल्कि उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो 2 सब्सटेंस से अगर आपस में वो मिक्स हो जाते हैं तो उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। In solution of water and sugar, water is called the solvent and the substance in which the other substance is added. सो जो है सॉल्यूशन है वाटर और शुगर का, अगर उसमें बात करें तो वाटर है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो सब्सटेंस जो हमने घोला है जिसको हमने ऐड किया है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो अगर हम एक जो है पानी लिया है तो पानी में हम कुछ घोल रहे हैं, तो पानी है वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और अगर उसमें हम जो डाल रहे हैं, जो चीज़ डाल रहे हैं उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और दोनों को मिलके जो बनेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। द शुगर विच इज़ एडेड टू वाटर इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, और जो शुगर हम उस वाटर में ऐड कर रहे हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। सो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का हम देखते हैं। सो जो सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस में मिलाया जाएगा, जिस सब्सटेंस में कोई चीज़ मिलाई जाती है वो जिसमें मिलाई जाएगी उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो चीज़ मिलाई जाएगी उसको बोलेंगे सॉल्यूट। The formation of a solution is only a physical change, as the dissolved solute can be recovered by evaporating the water and sugar solution. अब जो solution जो बनाते हैं वो physical change होता है, क्यों? क्योंकि जो भी हम solute में dissolve करते हैं उसको हम वापस से ले सकते हैं evaporation के थ्रू। अगर हम जो water और sugar हमने मिलाया है, water और sugar का solution बनाया है, तो उसको अगर हम evaporate करेंगे water को, तो पीछे क्या बच जाएगा, हमारे पास sugar बच जाएगा। Same goes for water and salt solution. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। लेट अस ट्राई टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट विल बी soluble in a given amount of water. If we keep on adding sugar to a tumbler of water, a stage comes when no more sugar will be soluble in it. So अगर हम देख रहे हैं, अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शुगर की क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है हम गिवन अमाउंट है, वाटर का गिवन अमाउंट है उसमें घोल सकते हैं। मतलब हमको मान लो 100 ml पानी दिया है, उसमें हम मैक्सिमम कितना अमाउंट है शुगर का हम उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं, वो हम देखते हैं, पता लगाते हैं। If we keep on adding sugar to a tumbler of water, a stage come when no more sugar will be dissoluble in it. अगर हम जो है एक गिलास पानी के अंदर चीनी घोलना शुरू करें, घोलते जाए, अगर घुल रही है तो उसमें और डालते जाएं, ऐसा करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब है उसमें और चीनी घुलना बंद हो जाएगी। अगर उसमें और हम ऐड करना चाहे शुगर, उसको घोलना चाहे तो घुलेगी नहीं, उसमें अलग से दिखेगी वो। At this stage the solution is called saturated सॉल्यूशन। और ऐसी स्टेज पे जब और शुगर उसमें ऐड होना बंद हो जाए और शुगर उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं, ऐसे स्टेज पे जब सॉल्यूशन पहुंच जाता है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसमें अगर हम और कुछ जो है सॉल्वेंट ऐड करना चाहे तो उसमें और सॉल्वेंट ऐड नहीं हो पाएगा, डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The maximum amount of a solute that can be dissolved in 100 milliliters of the solvent or at a room temperature is called the solubility of a substance. अब हमारे पास डेफिनेशन आई है solubility of substance। सब्सटेंस की solubility की डेफिनेशन क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट, सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि घोला जा सकता है कि 100 ml पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर रूम टेम्परेचर पर, उसी को क्या हम बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे सब्सटेंस की। हमको सॉल्वेंट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि घुल सकता है 100 ml वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर के अंदर, या 100 ml सॉल्वेंट के अंदर रूम टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट का घुल सकता है, सॉल्यूट का घुल सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हम देखें तो मान लो हमने एक 100 ml पानी के अंदर हम अगर 50 ग्राम अगर शुगर हम ऐड कर सकते हैं, 51 ग्राम करते हैं, मतलब 1 ग्राम बढ़ाते हैं शुगर ऐड होना बंद हो जाएगी, तो 50 ग्राम शुगर है हम ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस वाटर की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर पर डिपेंड करते, भी हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन है टेम्परेचर है इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो कैसे इफेक्ट करता है देखते हैं।
जनरली सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज ऑन हीटिंग। सो अगर है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है उसके जो अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो हीटिंग की वजह से क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर बढ़ेगा तो उसके लिए जगह बढ़ जाएगी किसी भी सॉल्यूट के लिए उसमें एंटर होने की। तो सॉल्यूट के लिए एंटर होने की जगह बढ़ गई तो उसको हम और ऐड कर सकते हैं। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो अगर सॉलिबिलिटी हमको इंक्रीज़ करनी है, किसी भी सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो उसको हमको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करना पड़ेगा और सॉलिबिलिटी है वो ईजिली इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑन हीटिंग therefore more solute can be dissolved in the solvent when it is heated। सो इसीलिए हम इजीली अगर हम गरम कर सकते हैं, अगर हम किसी सॉल्वेंट को, तो उसके अंदर हमें और सॉल्यूट हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब किसी भी सॉल्यूट को गर्म करके उसका सॉल्यूट का अमाउंट है वो हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। The solubility of sugar and other solute in water increase with an increase in temperature। So solubility शुगर की या दूसरे किसी भी सॉल्यूट की है, पानी में सॉलिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी अगर पानी का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे। The solubility of sugar in water is more than the solubility of salt in water। अब एक स्पेशल जो है फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए, वो ये है कि जो शुगर की जो सॉलिबिलिटी है वाटर के अंदर वो सॉल्ट की सॉलिबिलिटी से ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम 100 ml पानी है, 100 ml वाटर है, उसके अंदर हम 50 ग्राम अगर है शुगर डाल सकते हैं मैक्सिमम, तो उसी 100 ml जो है उसके अंदर हम सिर्फ 20 या 30 ग्राम है सॉल्ट मिला सकते हैं। भले हम कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे, शुगर की जो डिज़ोल्वर कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी देन सॉल्ट से ज़्यादा अच्छे से शुगर घुल पाएगा। अगर हम हमारे घरों में भी देखें तो ऐसा ही होता है, शुगर है वो इजीली घुल जाता है, उसको वो हमको दिखाई नहीं देता, जबकि सॉल्ट है वो इजीली नहीं घुलता है। उसके जो हमको अलग से उसके अंदर जो है उसका कलर जो है सॉल्ट का वाटर के अंदर कई बार दिखाई दे जाता है। दिस इज़ बिकॉज एवरी सॉल्यूट हैज़ इट्स ओन सॉलिबिलिटी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर सॉल्यूट है उसकी जो सॉलिबिलिटी होती है सॉल्वेंट के अंदर वो अलग अलग होती है। मतलब क्या उसकी मिक्सिंग पावर है वो अलग अलग होती है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी है वो अलग अलग होती है। Also when with an increase in amount of water the solubility of sugar rises rapidly whereas the solubility of salt increase very slowly। अब जब है अगर हम अमाउंट बढ़ाते हैं, जो है वाटर का अमाउंट अगर बढ़ाते हैं तो शुगर की सॉलिबिलिटी है वो भी तेज़ी से बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम पानी 100 ml से हमने 110 ml कर दिया तो ऑब्वियसली उसको अंदर हम और शुगर ऐड कर सकते हैं, तो उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो भी क्या करेगी, घुल जाएगी। जबकि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट है वो जो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। शुगर की सॉलिबिलिटी तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, अगर वाटर का लेवल इंक्रीज़ करें तो शुगर है जल्दी घुलेगी, जबकि सॉल्ट है वो धीरे धीरे घुलेगी। सो ये भी है एक उसमें डिफरेंस होता है कि मतलब अलग अलग जो सॉल्यूट होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी होती है डिज़ोल्व होने की, जो अमाउंट होता है, रेट होता है, वो भी अलग अलग होता है। मतलब डिज़ोल्विंग रेट है वो हर सॉल्यूट का अपना अपना खुद का होता है, अलग अलग होता है। Many other types of solute can also be dissolved in water like lemon juice and some gases like oxygen। अब सिर्फ शुगर और सॉल्ट ही वाटर में मिक्स नहीं होते, जबकि कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन जूस और गैसेस, कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, वो भी क्या करती है, वाटर में डिज़ोल्व हो सकती है, घुल सकती है। The solubility of gas in water is the least। किसी भी जो गैस की सॉलिबिलिटी है पानी में सबसे कम होती है। हमारे पास जो है फैक्टर देयर आर चेंजेस विच मे बी क्लासीफाइड इन मोर देन वन टाइप। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसको हम एक से ज़्यादा टाइप के जो चेंजेस में क्लासीफाइड कर सकते हैं। मतलब उनको अलग अलग, वो एक चेंज अलग अलग टाइप के चेंजेस में उसको काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ डिज़ायरेबल चेंज। अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो वो डिज़ायरेबल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है, स्लो चेंज भी होता है और इरिवर्सिबल चेंज भी होता है। मतलब सिर्फ एक जो है एक एग्जाम्पल है, उसी को हम 4 अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं और चारों को ये सेटिस्फाई करता है, ये वाला चेंज। सो सिर्फ एक टाइप की कैटेगरी में हम एक चेंज को नहीं रख सकते, बल्कि अलग अलग कैटेगरी में भी उस सेम चेंज को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है वाटर को, क्यों माना जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब सब कुछ वो घोल सकता है अपने अंदर, मोस्टली चीज़ों को वो घोल सकता है। वाटर कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। पानी है अपने अंदर बहुत सारी टाइप की जो चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग सब्सटेंस है, उनको अपने अंदर घोल सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है।
रिवर्स कैरी वेस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो नदियाँ होती हैं उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स घुले होते हैं और उन जो मिनरल्स को है वो एक जगह से दूसरी जगह तक है जो नदियाँ हैं वो कैरी करती हैं, रिवर्स कैरी करती हैं। वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट और फूड, और हम को जो अपना खाना पचाने के लिए भी क्या चाहिए, पानी की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन food is reduced to simple substances that are soluble in water and are absorbed in the body in a soluble form। जब हम कोई भी जो है फूड है, जब डाइजेशन की प्रोसेस जब हो रही होती है तो हमारा जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, सिंपल सब्सटेंस में बदल जाता है जो कि पानी में सोल्यूबल होते हैं। जो सब्सटेंस फूड के टूटे हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसको सोल्यूबल फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर पाती है, सोख पाते हैं जितने भी फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल थ्रू वाटर, और जो प्लांट्स है मिट्टी से जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं, जो अपने पोषक तत्व गेन करते हैं सॉइल से, वो भी वाटर के ज़रिए गेन करते हैं। मिनरल्स फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम देयर लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर। और जो मिनरल्स होते हैं जो कि हम प्लांट्स रूट से लेते हैं, रूट के ज़रिए हम जो प्लांट्स हैं वो गेन करते हैं, या फिर जो फूड होता है जो कि लीव्स बनाती हैं जो कि अदर पार्ट में, जो प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी किसकी फॉर्म में होता है, वाटर में वाटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब जितना भी मिनरल्स रूट है वो सॉइल से लेगी, वो पानी में घुलकर उसके प्लांट के पार्ट तक पहुँचता है, और जितना भी खाना है वो लीव्स बनाती है वो बाकी के प्लांट के पार्ट तक पानी में डिजॉल्व होकर सोल्यूट होकर उसके सॉल्यूशन के फॉर्म में, वाटर सॉल्यूशन के फॉर्म में ही बाकी के पार्ट्स तक पहुंचता है। मतलब वाटर है वो जो है, चाहे तो ह्यूमन की बात कर ले, एनिमल्स की बात कर ले या प्लांट्स की बात कर ले, उनमें न्यूट्रिएंट्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, क्योंकि वाटर है उसके अंदर जो मोस्टली जो है सॉल्यूट घुल जाते हैं। वाटर है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, उसमें मोस्टली चीज़ें हैं सब्सटेंस है वो घुल जाते हैं, इसीलिए वाटर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। और वाटर है हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है या जो प्लांट्स की जो है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास अमेजिंग फैक्ट है, द गैस सॉल्युबिलिटी रिलेशनशिप कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ सोडा पॉप एज इट स्टैंड अराउंड फॉर अ वाइल एट रूम टेम्परेचर। अब जो सोडा पॉप होता है, जो सोडा जो होता है जो कि पॉप की साउंड के साथ निकलता है, उसके अंदर जो है हम रिलेशनशिप, गैस की जो सॉल्युबिलिटी रिलेशनशिप है उसको हम देख सकते हैं। अगर हम उसको जो है थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर उसको खोल के रख देंगे, किसी भी सोडा की बोतल को अगर हम रूम टेम्परेचर पे खोल के रख देंगे तो उसका जो टेस्ट है वो कैसा आएगा, एकदम सादा सा फीका सा टेस्ट आएगा, क्योंकि जो उसका जो है टेंगी टेस्ट होता है, उसका जो खट्टा चटपटा टेस्ट होता है वो जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके बबल्स में डिजॉल्व होते हैं उसकी वजह से होता है। और जब उसको रूम टेम्परेचर पर हम सोडा पॉप को, सोडा की जो बोतल उसको रूम टेम्परेचर पर खोल के रख देते हैं तो उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड और बबल्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है, और उसकी वजह से जो उसका टेस्ट है वो टेंगी नहीं रहता, फ्लैट हो जाता है। सो सॉल्युबिलिटी है किसी भी लिक्विड के अंदर रूम टेम्परेचर पर क्या कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। ये हमको फैक्ट इस पर पता चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये जो है एक्सरसाइज है ये हमको बुक में करनी है। सो देखते हैं, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। अगर फूलों का खिलना कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, किसी भी सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। When electricity is passed through water, it breaks down to hydrogen and oxygen gas। अगर किसी भी जो वाटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जो उसके जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं। सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट लीस्ट वाइल गैस एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। सॉलिड है वो जो है बहुत कम होगा जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एवरी चेंज टेक प्लेस इन्वॉल्व्स एनर्जी, जो भी चेंजेस हमारे अराउंड होते हैं उनमें सब में एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी शामिल होती है। सो ये आपकी बुक में आपको फिल करने, और उसकी जो एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 45 पे आपको एक्सरसाइज है वो खुद सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। सो ये आपका जो है SW हो गया। आपको जो बुक एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं, बुक एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है, बुक में क्वेश्चन मार्क जो है लगाने हैं, क्वेश्चन आंसर टिक लगाने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।